हाँ तो प्यारे स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में मन लगाकर कर रहे होंगे। मैं लाया हूँ प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन से 80 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो पीछे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और इसी में से टकराएगा। 100% गारंटी देते हैं। तो चलिए देखते हैं एक नंबर सवाल। आज की क्लास अंत तक देखिएगा आप लोग। तो एक नंबर सवाल हम लोग देखेंगे, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। इसी तरह हम लोग देखेंगे 2 नंबर सवाल, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा डी। मिट्टी को लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। इसी तरह हम लोग 3 नंबर सवाल देखेंगे, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। उत्तल लेंस का उपयोग होता है सरल सूक्ष्मदर्शी में। इसी तरह हम लोग 4 नंबर सवाल देखेंगे, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण को क्या कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण को क्या कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा निर्गत कोण कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, निर्गत कोण कहा जाता है। इसी तरह हम लोग 5 नंबर सवाल देखेंगे, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब में छोटा एवं सीधा बनता है। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब में छोटा एवं सीधा बनता है, तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है। इसके आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम लोग 6 नंबर सवाल देखेंगे, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है 6 का आंसर हो जाएगा बी, अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। इसी तरह हम लोग 7 नंबर सवाल देखेंगे, एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस होता है बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा और सभी जगहों को समान मोटाई। इसका आंसर हो जाएगा सी, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस। इसका आंसर हो जाएगा सी। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा है। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसी तरह हम 8 नंबर सवाल देखेंगे, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। 8 का आंसर हो जाएगा ए, काल्पनिक एवं छोटा होता है उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम 9 नंबर सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से किस में बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। निम्नलिखित में से किस में बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। 9 का आंसर हो जाएगा सी, अवतल दर्पण में बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, अवतल दर्पण। इसी तरह हम 10 नंबर सवाल देखेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम लोग 11 नंबर सवाल देखेंगे, आप भी मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे। और इसका सब्जेक्टिव मैं कल सुबह 8 बजे करा दूंगा, तो आप सब इस चैप्टर को सबसे ज़्यादा पढ़ कर जाइएगा एग्जाम में, तो एग्जाम में क्वेश्चन टकराएगा। तो प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं, इसके आंसर हो जाएगा 2। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम 11 नंबर सवाल देखेंगे, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है, 12 का आंसर हो जाएगा सी, साइन आइन बटा साइन आर होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, साइन आइन बटा साइन आर होता है। इसी तरह हम लोग 13 नंबर सवाल देखेंगे, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं अवकाश त्रिज्या के बीच का संबंध होता है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं अवकाश त्रिज्या के बीच का संबंध होता है। 13 का आंसर हो जाएगा बी, आर बराबर 2f होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग देखेंगे 14 नंबर सवाल, देखते हैं क्या कहता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्तल लेंस का उपयोग होता है सरल सूक्ष्मदर्शी में। इसी तरह 15 नंबर सवाल देखेंगे, किस दर्पण में हमेशा आभासी और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में हमेशा आभासी और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। 15 का आंसर हो जाएगा बी, उत्तल दर्पण में आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम अगला सवाल देखेंगे, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर कितना होता है। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। इसका आंसर हो जाएगा 16 का आंसर हो जाएगा आपका ए, m बराबर v बटा u होता है। इसका आंसर हो जाएगा 16 का ए। इसी तरह हम लोग 17 नंबर सवाल देखेंगे, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को कहते हैं। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 1 डाईऑप्टर होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम लोग 18 नंबर सवाल देखेंगे, किस दर्पण में वस्तु से बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में वस्तु से बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। 18 का आंसर हो जाएगा सी, अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम लोग 19 नंबर सवाल देखेंगे,
किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु सीधा होता है। जब वस्तु सीधा होता है। 19 का आंसर हो जाएगा आपका बी। ध्रुव तथा फोकस के बीच होता है तब वस्तु सीधा और वास्तविक बनता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग 20 नंबर सवाल देखेंगे, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब में सीधा एवं छोटा बनता है। 20 का आंसर हो जाएगा ए। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं उल्टा बनता है, छोटा बनता है। सीधा एवं छोटा बनता है उत्तल दर्पण द्वारा। इसी तरह हम 21 नंबर सवाल देखेंगे, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होती है, उसकी वकालत त्रिज्या क्या होगी। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होती है तो उसकी वकालत त्रिज्या क्या होगी। इसका आंसर हो जाएगा 21 का आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर होती है। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह हम लोग देखेंगे 22 नंबर सवाल क्या कहता है, प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होने के क्या कारण है। प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होने से क्या कारण है। 22 का आंसर हो जाएगा ए। लेंस की दो वक्र सतह होती है। लेंस की दो वक्र सतह होती है। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका सब्जेक्टिव कराऊंगा कल सुबह 8 बजे, तो आप सब तैयार रहिएगा। 10 सब्जेक्टिव है, काफ़ी वीवीआई सब्जेक्टिव है जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी तरह हम लोग 23 नंबर सवाल देखते हैं, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है हजामत बनाने के लिए। इसी तरह हम लोग देखेंगे 24 नंबर सवाल, वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी के बीच संबंध है। वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी के बीच का संबंध है। 24 का आंसर हो जाएगा सी। एफ बराबर r/2 होता है। एफ बराबर r/2 होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम लोग देखेंगे 25 नंबर सवाल क्या कहता है, दो विक्रीय पृष्ठ से घिरा ठोस माध्यम को क्या कहते हैं। दो विक्रीय पृष्ठ से घिरा ठोस माध्यम को क्या कहता है। 25 का आंसर हो जाएगा बी। गोलीय लेंस कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग देखेंगे 26 नंबर सवाल क्या कहता है, लेंस की क्षमता क्या होती है। लेंस की क्षमता क्या होती है। 26 का आंसर हो जाएगा सी। लेंस की क्षमता क्या होती है। 26 का आंसर हो जाएगा सी। फोकस की दूरी की व्युत्क्रम होती है लेंस की क्षमता। इसी तरह हम लोग अगला सवाल देखेंगे, रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए। इसी तरह हम लोग 27 नंबर सवाल देखेंगे, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है सोलर कुकर में। इसी तरह 28 नंबर सवाल देखेंगे, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। 28 का आंसर हो जाएगा डी। फोकसांतर से कम दूरी पर बनता है। फोकसांतर से कम दूरी पर बनता है। 28 का आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह हम लोग 29 नंबर सवाल देखेंगे, उत्तल लेंस में बाना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में बाना प्रतिबिंब होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। वास्तविक और उल्टा होता है। इसी तरह 30 नंबर सवाल देखेंगे, आप इस क्लास को अंत तक देखिएगा। किसी दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसका आंसर हो जाएगा 30 का सी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसी तरह हम लोग 31 नंबर सवाल देखेंगे, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच दूरी को क्या कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच दूरी को क्या कहते हैं। 31 का आंसर हो जाएगा डी। फोकसांतर कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह हम लोग 32 नंबर सवाल देखेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, उल्टा नहीं होता है, तिरछा नहीं होता है और आधा नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। सीधा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। इसी तरह हम लोग 33 नंबर सवाल देखेंगे, किस वस्तु से आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। किस वस्तु से आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। 33 का आंसर हो जाएगा ए। अवतल दर्पण से आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम लोग 34 नंबर सवाल देखेंगे, समतल दर्पण द्वारा बाना प्रतिबिंब में हमेशा क्या होता है। समतल दर्पण द्वारा बाना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। काल्पनिक होता है समतल दर्पण द्वारा बाना प्रतिबिंब। इसी तरह हम लोग 35 नंबर सवाल देखेंगे, लेंस का सूत्र क्या है। लेंस का सूत्र क्या है। 35 का आंसर हो जाएगा आपका बी। लेंस का सूत्र क्या है, तो 35 का आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग देखेंगे 1/v
-1/u+1/f होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग देखेंगे 36 नंबर सवाल, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम लोग 37 नंबर सवाल देखेंगे, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? 37 का आंसर हो जाएगा डी 14 होगी। इसका आंसर हो जाएगा डी 14 सेंटीमीटर होती है। इसी तरह हम लोग देखेंगे 38 नंबर सवाल, एक गोलीय दर्पण की हुई वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 25 सेंटीमीटर होती है। इसका आंसर हो जाएगा ए 38 का ए। इसी तरह हम देखेंगे 39 नंबर सवाल क्या है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर होती है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? 100 सेंटीमीटर होती है, तो 49 का आंसर हो जाएगा सी, वक्रता त्रिज्या सी, तो यानी 200 सेंटीमीटर होगी। इसका आंसर हो जाएगा 39 का सी। इसी तरह हम लोग देखेंगे 40 नंबर सवाल, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा बिंदु प्रतिबिंब में कहाँ बनेगा? इसका आंसर हो जाएगा 40 का आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर बनेगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम लोग 41 नंबर सवाल देखेंगे, ये हटाइए। 42 नंबर में देखते हैं, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। 41 नंबर नहीं पूछेगा, 42 नंबर प्रकाश तरंग का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा 42 का आंसर हो जाएगा डी पराबैंगनिक तरंग। प्रकाश तरंग का उदाहरण है पराबैंगनिक तरंग। इसी तरह हम 43 नंबर सवाल देखेंगे, एक लेंस की क्षमता 5D है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? एक लेंस की क्षमता 5D है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? 43 का आंसर हो जाएगा सी, 20 सेंटीमीटर होगी। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम 44 नंबर सवाल देखेंगे, गोलीय दर्पण को अंदर की तरह विकृत हो क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण जो अंदर की गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ विकृत हो उसे क्या कहते हैं? 44 का आंसर हो जाएगा बी, अवतल दर्पण कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग 45 नंबर सवाल देखेंगे, एक लेंस की क्षमता 4 डायऑप्टर है, निम्नलिखित में से क्या होगा? एक लेंस की क्षमता 4 डायऑप्टर है, तो निम्नलिखित में से क्या होगा? 45 का आंसर हो जाएगा डी 1.25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा। इसी तरह हम लोग देखेंगे 46 नंबर सवाल क्या कहता है, गोलीय दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ वक्रीता हो सकता है। गोलीय दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ वक्रीता हो सकता है। 46 का आंसर हो जाएगा सी, दोनों तरफ हो सकता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह 47 नंबर सवाल, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता होगी। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता होगी 47। का आंसर हो जाएगा ए +5 डायऑप्टर होगी। इसका आंसर हो जाएगा ए +5 डायऑप्टर होगी। इसी तरह हम 48 नंबर सवाल देखेंगे, किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है? किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? 48 का आंसर हो जाएगा बी, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह 49 नंबर सवाल देखेंगे, किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है? किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम लोग 50 नंबर सवाल देखेंगे, गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की वक्रता सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वक्रता सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? 50 का आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा मुख्य फोकस कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग देखेंगे 51 नंबर सवाल क्या कहता है, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग 52 नंबर सवाल देखेंगे, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ विकृत हो कहलाता है। वो गोलीय दर्पण जो बाहर की तरह विकृत हो कहलाता है। 52 का आंसर हो जाएगा बी, उत्तल दर्पण कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग 53 नंबर सवाल देखेंगे, गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। 53 का आंसर हो जाएगा बी, ध्रुव कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग देखेंगे 54 नंबर सवाल क्या कहता है, किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है? किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है?
किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? 54 का आंसर हो जाएगा बी, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। इसी तरह हम लोग 55 नंबर सवाल देखेंगे। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? तो 55 का आंसर हो जाएगा आपका ए, सी से निरूपित किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम लोग 56 नंबर सवाल देखेंगे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऋणात्मक होती है अवतल दर्पण की फोकस दूरी। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग देखेंगे 57 नंबर सवाल क्या कहता है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम लोग देखेंगे अगला सवाल 58 नंबर सवाल। तालाब में जल कम गहरा दिखाई देना क्या कारण है? तालाब में जल कम गहरा दिखाई देना क्या कारण है? इसका आंसर हो जाएगा 58 का बी, अपवर्तन के कारण तालाब में जल कम गहरा दिखाई देता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम देखेंगे 59 नंबर सवाल क्या कहता है? गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? 59 का आंसर हो जाएगा डी, मुख्य अक्ष कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह हम लोग 60 नंबर सवाल देखेंगे। टर्च में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? टर्च में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है टर्च में। इसी तरह हम लोग देखेंगे 61 नंबर सवाल। आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए, इसके बाद मैं कल करा दूंगा सब्जेक्टिव, और इसमें 20 ऑब्जेक्टिव बचा है तो दोनों क्लास कल सुबह 8 बजे होगा। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें।